Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hi everyone. I am Mr. Umair and today I will teach you concept of homeostasis. लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि होमियोस्टेसिस क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये हमने डिटेल में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे होमियोस्टेसिस के हवाले से कि कौन कौन सी बातें जो हैं होमियोस्टेसिस के अंदर देखी जाती हैं या हमें जानदार वो बातें दोहराते हुए नज़र आते हैं। देखते हैं जी, पहली जो चीज़ है होमियोस्टेसिस के अंदर, होमियोस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। जानदार अपने अंदर के माहौल को एक पॉइंट पे मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर का माहौल जितना मर्जी तब्दील होता रहे, बाहर गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, बाहर जो भी कंडीशन आ जाए, होमियोस्टेसिस बॉडी के अंदर के माहौल को मेंटेन रखती है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? ईच ऑर्गेनिज्म पोजेस होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजीज थ्रू एवोल्यूशन। ये बात समझने वाली है। देखिए जी, ह्यूमन है या फैलोज हैं या प्लांट्स हैं या किसी बैक्टीरिया हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं, जितनी भी इकसाम के जानदार हैं, उनके अंदर होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। वो अपने अंदर का इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज रखते हैं। बहुत से जानदार ऐसे हैं, मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करूंगा इसके हवाले से कि अब जो जानदार पानी में रहते हैं वो अपने अंदर पैदा होने वाले वेस्ट मटेरियल को अमोनिया की फॉर्म में सेक्रीट करते हैं, और जो जानदार खुश्की पे रहते हैं वो अपने अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में खारिज करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जानदार, पानी में रहने वाला और खुश्की में रहने वाला, दोनों क्या कर रहे हैं? होमियोस्टेसिस कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजीज क्या है? डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आया? ये डिफरेंस आया ड्यूरिंग एवोल्यूशन। जब एक जानदार अपने अंदर तब्दीलियां ला रहा था तो उसने अपनी होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजीज के अंदर भी तब्दीलियां लाई। हमारी बॉडी के अंदर जब हमें गर्मी लगती है तो हमें जो पसीना आता है वो हमारी एक एवोल्यूशनरी होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो हमारे अंदर है। जबकि डॉग जो है, डॉग को पसीना कहाँ पे आता है? उसकी ज़बान पे आता है, वो उसकी एक होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजी है। तो ये डिफरेंट जानदारों ने अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां लाई कि जिसके मुताबिक वो जहाँ पे जो रहते हैं उसके मुताबिक वो होमियोस्टेसिस कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जो होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजीज हैं या बॉडी अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो काम करती है वो उसने कहाँ से ली है? एवोल्यूशन की मदद से, और इसको मॉडिफाई करती रहती है, ठीक है जी। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है वो अपनी होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजीज को भी बॉडी जो है जानदार की वो चेंज करते रहती है, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। मेजर चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ब्रिंग माइनर चेंजेस। होमियोस्टेसिस को स्टडी करते हुए आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि जब इन्वायरमेंट के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आती, बल्कि माइनर सी चेंज आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब आप बहुत कूल्ड इन्वायरमेंट में चले जाते हैं या बहुत हॉट इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, यानी कि जहाँ पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। बाहर कितना चेंज है? मैं यहाँ पे अब खड़ा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं यहाँ से किसी ऐसे इलाके में चला जाता हूँ जहाँ का टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कितना चेंज आया? तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड का इन्वायरमेंट में चेंज आया। उसके नतीजे में मेरी बॉडी के अंदर कितना चेंज आएगा? वेरी माइनर चेंज आएगा, पॉइंट्स में चेंज आएगा। तो हमेशा जो होमियोस्टेटिक स्ट्रेटजीज हैं वो माइनर चेंजेस को डील करती हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था हमारा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम आते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, द चेंजेस आर नॉट परमानेंट। यानी कि जब इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ कि जब इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया, इन्वायरमेंट बाहर को चेंज आया, उस चेंज के नतीजे में जानदार ने अपनी बॉडी के अंदर चेंज लाया, ठीक है। तो वो जो बॉडी के अंदर जो चेंज आया है वो परमानेंट नहीं होगा,
वो थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद जब वो कंडीशंस चेंज होगी इन्वायरमेंट की तो वो अपनी चेंज को भी मज़ीद उसको मॉडिफाई कर लेगा। तो यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जानदार के इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी तब्दीली आ रही है, उसके नतीजे में जब मेरी बॉडी के अंदर चेंज आएगा तो वो चेंज परमानेंट नहीं होगा। देखिए जी, मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया और वायरस अटैक करता है तो हमें क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, ठीक है जी। और वो क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीवर अब आपको सारी ज़िंदगी रहेगा, वो परमानेंट चेंज नहीं है। वो फीवर आपको इसलिए हुआ है कि आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सके। तो ठीक है, जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो आपकी बॉडी फीवर में आ गई, ठीक है। लेकिन वो फीवर थोड़ी देर के लिए रहेगा, जब वो कंडीशंस नॉर्मल होगी वो फिर आप दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएंगे। तो यानी कि होम्योस्टेटिक जो चेंजेस होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, वो वेरी करती रहती। इसकी एग्जांपल मैंने जो एक कोट की है, ये वाली एग्जांपल है, एक प्लांट की एग्जांपल है। एक प्लांट है जी, वो एक प्लांट है, वो एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन उसके एनवायरनमेंट में तब्दीली क्या आई कि उसको पानी की कमी का सामना हो गया, ड्राई कंडीशंस आ गई, ठीक है, डेडिकेटेड हो गया, पानी की कमी हो गई उसको जी। तो पानी की कमी से बचने के लिए अब बाहर के एनवायरनमेंट में क्या है जी, पानी की कमी है, तो अंदर के एनवायरनमेंट में क्या होगा, ये पौधा अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेगा, ठीक है जी, और अपनी जड़ें जो है वो रूटिंग जो है लॉन्ग करने लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जितना थोड़ा बहुत पानी होगा उसको अंदर सेव करने की कोशिश करेगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की कमी हुई, इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी को सेव करने का काम शुरू हो गया, ठीक है जी। तो ये काम तब तक रहेगा जब तक बाहर क्या है, ड्राई कंडीशंस है, ठीक है जी। तो फिर इसी प्लांट को कुछ अरसे के बाद क्या हो जाता है जी, फ्लडिंग कंडीशंस आ जाती हैं, पानी की ज़्यादती का सामना हो जाता है जी, वो पानी में डूब जाता है, बारिश आती है पानी में बहुत ज़्यादा वो डूब जाता है। अब कंडीशंस और होगी, अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा अपनी प्लांट के जो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं पौधे के, वो ओपन कर देगा। स्टोमेटा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आप कह लें कि जी ये पौधे के माउथ है, पौधे के पत्तों के माउथ हैं, वो ओपन होंगे और वहाँ से वाटर जो है वो एवेपोरेट होके बाहर, नीचे से पानी आ रहा है और वो पौधा बाहर, पानी बहुत ज़्यादा है और वो पानी इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है और ये बॉडी पानी को एवेपोरेट कर रही है। तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। जब पानी की कमी थी तो उसने पानी को कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया, और जब पानी की ज़्यादती थी उसने पानी को क्या करना शुरू कर दिया, एवेपोरेट करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त में वो पानी बचा रहा है, दूसरे वक्त में वो पानी क्या कर रहा है, एवेपोरेट करवा रहा है, उससे छुटकारा हासिल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जो होम्योस्टेटिक चेंजेस होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। एक वक्त में वो ड्राई कंडीशन से बच रहा था तो अगले वक्त में वो ये फ्लडिंग कंडीशन से बच रहा था। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट होम्योस्टेटिक कंसेप्ट का पॉइंट क्या है जी, होम्योस्टेसिस अकर्स एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो होम्योस्टेसिस, आप ये नहीं कह सकते कि होम्योस्टेसिस जो है सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे होती है। बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल भी होम्योस्टेसिस करता है, उसके टिश्यूज भी होम्योस्टेसिस करते हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो भी होम्योस्टेसिस, each and every part of the body is doing homeostatic strategies for maintenance internal environment। ठीक है जी, देखते हैं जी, मैंने एग्जांपल दिया सेलुलर लेवल, इवन के सेलुलर लेवल पे भी क्या होती है, होम्योस्टेसिस होती है। सेल का भी एक एनवायरनमेंट होता है, सेल के अंदर वाली कंडीशन सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है और उसके बाहर की जो कंडीशंस होती हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक डायग्राम की मदद से एग्जांपल दिया है। तो ये मैंने टिश्यू बनाया है, तो टिश्यू के अंदर मैनी सेल्स होते हैं। तो ये एक सेल है, उसका ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई तब्दीली आती है तो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहीं से पानी ज़्यादा हो गया, वाटर क्या हो गया, मोर हो गया, ठीक है जी। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट पानी बाहर से अंदर खींचने लग जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, ये देखिए, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी, ये इंडिविजुअल लेवल पे होम्योस्टेसिस हो रही है, ये सेलुलर लेवल पे हो रही है, टिश्यू लेवल पे भी। ईच लेवल्स जो होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का एक एक पार्ट, तमाम ऑर्गेनिजम्स का एक एक पार्ट होम्योस्टेसिस करता है, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बच्चे मेंटेन रखता है। चले जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जी
फॉलो फीडबैक मैकेनिज्म। होमियोस्टेसिस करते हुए ऑर्गेनिजम्स के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है जी? फीडबैक मैकेनिज्म की मैं आपको एग्जांपल दे के इसको बताने की कोशिश करता हूँ। फीडबैक दिया जाता है एक काम का। मेरे पास 100 बुक्स हैं और ठीक है, मैंने 100 बुक्स में से 10 बुक्स जो है वो एक जगह पे पहुंचानी है और मेरे पास एक बंदा है। मैं एक बंदे को कहता हूँ एक बुक पकड़ो और वहाँ पे रख दो, वो पकड़ता है रख देता है, दूसरी बुक पकड़ता है रख देता है, तीसरी पकड़ता है रख देता है। मैंने उसे कहा हुआ है जब 10 हो जाए मुझे बता देना। जब 10th बुक्स में बुक पकड़वाता हूँ, उसे पकड़ाता हूँ, तो वो क्या कहता है जी? ओके डन, 10 बुक्स पूरी हो गई। वो उसने मुझे क्या दिया? फीडबैक दिया। तो मैंने इधर से दूसरी साइड से बुक्स उठाना बंद कर दी। ये होता है जी फीडबैक मैकेनिज्म। बिल्कुल इसी तरह जो होमियोस्टेसिस होता है ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होमियोस्टेसिस ऑलवेज इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म? पॉजिटिव ये होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जा रही है, यानी कि अब वो मैं किताबें पकड़ा रहा था, जब 10 पूरी हुई तो उसने मुझे रोक दिया, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? मैं उसे कहता हूँ कि जब 10 बुक हो जाए तो जब 5 मिनट हो जाए तो मैं बुक्स पकड़ाते हुए तो मुझे बताना, हम काम तेज़ कर देंगे। ठीक है, जब 5 मिनट होते हैं तो फिर वो मुझे बताता है कि अब 5 मिनट हो गया मैं बुक पकड़ाते हुए आपको, तो फिर मैं और तेज़ हो जाता हूँ। यानी कि एक काम कर रहे हैं साथ दूसरा भी स्पीड अप हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं, हम नेगेटिव की तरफ आते हैं, नेगेटिव फीडबैक। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक होता है। देखिए जी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे अंदर बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो टेम्परेचर कितना हो गया? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर हो गया जी? 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है। और जब 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो मेरी स्किन या आपकी स्किन क्या होना शुरू हो जाएगी? हीट अप होना शुरू हो जाएगी। वो हीट अप, स्किन का हीट अप होना, वो मैसेज किधर जाएगा? हमारा ब्रेन की तरफ जाएगा। किधर जाएगा जी? ब्रेन की तरफ मैसेज जाएगा। ब्रेन वो मैसेज किसको सेंड करेगा? ब्रेन मैसेज सेंड करेगा स्वेट ग्लैंड्स को। ये कौन से ग्लैंड होते हैं? ये ग्लैंड पसीना खारिज करने वाले ग्लैंड होते हैं, स्वेट खारिज करने वाले ग्लैंड होते हैं, इनको मैसेज देगा। तो हमारी स्किन पे क्या आना शुरू हो जाएगा? पसीना आना शुरू हो जाएगा। और जब पसीना आएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा? लो होना शुरू हो जाएगा। लो होते होते कहाँ पे पहुँच जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो ये वाला प्रोसेस रुक जाएगा। ये वाला प्रोसेस रुक जाएगा। दिस इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए जी, कैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी ने क्या कर दिया? उसे कम कर दिया। दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी उसे कम कर रही, एक चीज़ बढ़ रही, दूसरा उसे क्या कर रही है? कम कर रही है। दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव क्या होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता तो हमारी बॉडी और बढ़ाती, तो वो क्या होता? पॉजिटिव। लेकिन होमियोस्टेसिस में क्या होता है? अगर पानी बढ़ रहा है बॉडी में तो उसे कम कर दिया जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे कम कर दिया जाता है, अगर कम हो रहा है तो उसे बढ़ा दिया जाता है। कहाँ तक बढ़ा दिया जाता है? एक सेट पॉइंट तक, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो वो सेट पॉइंट क्या होता है? फीडबैक होता है। जब वो एक अपनी लिमिट पे पहुंच जाती है बॉडी, तो फिर उसके बाद क्या कह दिया जाता है जी? ठीक है जी, फीडबैक दे दिया जाता है कि इस चीज़ को क्लोज अप करें। ठीक है जी, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। हमारा लास्ट पॉइंट है जी वर्क लाइक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। होमियोस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, होमियोस्टेसिस जो स्ट्रेटजीज हैं, वो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करते हैं। व्हाट इज फिजिकल कंट्रोल सिस्टम? एसी। आपने एसी जो है, डीसी इन्वर्टर एसी जो है, वो आप उसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है जी, तो जब रूम का टेम्परेचर, उसने रूम का टेम्परेचर कितना रखना है जी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। लेकिन होता क्या है, किसी भी वजह से कमरे में आग लग जाती है, रूम का टेम्परेचर 25 से कितना हो जाता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो एसी के अंदर एक क्या लगा होता है? सेंसर लगा होता है।
वो सेंसर उस हीट को सेंस करता है और सेंस करने के बाद उसका मैसेज जाता है किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। ठीक है जी। कंट्रोल सेंटर से आगे कंडेंसर होता है, कंडेंसर। एसी के अंदर क्या लगा होता है, कंडेंसर। वो कंडेंसर क्या करना शुरू कर देता है, कूलिंग करना शुरू कर देता है, और तब तक कूलिंग करता रहता है जब तक रूम का टेम्परेचर 30 से दोबारा वापस कहाँ पे आ जाए, 25 पे आ जाए। समझ आ गई बात की। तो एसी एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। आप 25 पे जब सेट करते हैं तो उसने रूम का टेम्परेचर 25 रखना है। जब 25 हो जाता है आपका एसी ट्रिप कर जाता है, और जब दोबारा 25 से ऊपर आता है तो फिर वो काम, बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिक, जानदारों के अंदर होम्योस्टेटिक लिविंग सिस्टम के अंदर काम करता है। हमारे अंदर सेंसर की जगह क्या होते हैं, रिसेप्टर, स्किन जो है वो हीटअप हो जाती है, उससे मैसेज किधर जाता है, कंट्रोल सेंटर। हमारे अंदर कंट्रोल सेंटर क्या है जी, ब्रेन आगे वो मैसेज किसको भेजता है, इफेक्टर को, मसल्स को, डिफरेंट चीज़ों को, स्वेट ग्लैंड्स को, और वो टेम्परेचर वगैरह को क्या करते हैं जी, मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। ये चीज़ें हम होम्योस्टेसिस के अंदर जहन में रखते हैं। ये 6-7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये कंसेप्ट्स हैं, ये होम्योस्टेसिस की जो बातें हैं, ये चीज़ें जो तमाम जानदार जो है अपने अंदर रखते हैं होम्योस्टेसिस के हवाले से। तो